Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, I'm going to discuss artificial intelligence most frequently asked question, and I have taken the reference from the previous year question, and I have included all the questions from June and the December session of 2023 and 2024. So these 2 years are very important for all the upcoming examinations because आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। इन दिस सिंगल वीडियो आई एम गोइंग टू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी। साथ में आपको मैं लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल आफ्टर दिस वीडियो, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लर्नर्स, those who are doing preparation for the PhD entrance examination, or those who are going to write UGC NET or any state level examination. So let's get started. This is our official YouTube channel where you can access all the videos for free. So you can watch on fast forward medium so that you can cover all the previous year questions videos. Now, this is the first question on the screen. So question के साथ मैं discuss करूंगी topic. So this is the first question on the screen. Here you can see which of the following is not a property of a good system for representation of knowledge in a particular domain. So basically this question is from artificial intelligence knowledge representation. That is the subtopic second in your syllabus of UGC NET. तो किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, लाइक यू आर हैविंग बुलियन लॉज, यू आर हैविंग फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, यू आर हैविंग क्वांटिफायर्स, यू आर हैविंग प्रेडिकेट लॉजिक एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम एआई की बात करें, यू आर हैविंग रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, इन्फ्लुएंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्लुएंशियल एफिशिएंसी एंड एक्विजिशन एफिशिएंसी। ये चार प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नाउ यू कैन सिंपली सी इन द क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन एडुकेसी कुछ भी नहीं होता है, प्रेजेंटेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तो हेंस यू कैन रिमूव दिस ऑप्शन। नाउ इस क्वेश्चन से ये पता चलता है आपको, सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जून 2023 एंड द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन महाराष्ट्र सेट। तो सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं, आपको बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, दैट इज वन लाइन क्वेश्चन। एंड अगेन इन द यूजीसी नेट उन्होंने इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यू आर सपोज टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल एडुकेसी, द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड नॉलेज। रिप्रेजेंटेशनल एडुकेसी का ये मीनिंग है आपकी एबिलिटी कि आप किस तरीके से नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Inference. So inference means always we are supposed to derive some new knowledge. So you are supposed to know the keywords. Influential efficiency. जो आप न्यू इन्फ्लुएंसेस को नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हैं, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट न्यू नॉलेज, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल एफिशिएंसी। नाउ एक्विजिशन एफिशिएंसी, द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज यूजिंग द ऑटोमेटिक मेथड। सो एक्विजिशन मीन्स सम ऑटोमेटिक मेथड्स वी आर सपोज टू अप्लाई व्हेन वी आर हैविंग द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्वेश्चन से 2 से 3 बार आपके रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सिर्फ ये 4 शब्द आपको याद रखना है। एडवोकेसी के साथ 2 टर्म्स आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशनल एंड इन्फ्लुएंशियल, एंड अगेन एफिशिएंसी के साथ आपका इन्फ्लुएंशियल एंड एक्विजिशन आ रहा है। तो ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, you can see given below two statement and you are supposed to identify which are the correct statement. Again examination में correct incorrect statement आपको ध्यान से पूछना है, क्या पूछा है उन्होंने। ना एक्सपर्ट सिस्टम इज अ टॉपिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक्सपर्ट सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप उसको विकीपीडिया भी कर लेते हैं then you can solve the question. So Dendral is one of the application of expert system. So this assertion is true. The rationality of an agent is not related to its reaction to the environment. Now this is the statement which is false. और ऐसा नहीं है कि आपको एआई नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज if we talk about artificial intelligence, in complete artificial intelligence we are talking about a agent. Agent can be a human being, agent can be a robot, agent can be a machine. ऑब्वियस सी बात है, एजेंट क्या करेगा, किसी भी इन्वायरमेंट को वो परसेप्ट करेगा एंड देन इट विल डू सर्टेन एक्शन। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज यू आर हैविंग आईज,
आप अपने कान के थ्रू मुझे देख पा रहे हैं, मुझे कान के थ्रू आप मुझे सुन पा रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर पा रहे हो कि वेदर मैडम इज एबल टू गिव द करेक्ट सोल्यूशन, यस और नो। तो यू आर गिविंग मी द रिएक्शन, सो दैट इज हाउ इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका लॉजिकली फॉल्स हो जा रहा है, सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो थोड़ा सा नॉलेज को लगाकर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन 2023 में ये सेकंड क्वेश्चन आया है सेम टॉपिक से। फजीफायर इज अ पार्ट ऑफ डैश फजी सिस्टम एंड इन्फ्रेंस इंजन इज अ पार्ट ऑफ फजी सिस्टम। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है कि विच आर अगेन द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको बेसिकली आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है ना। जब आप इस सिस्टम को पढ़ेंगे तो फजी सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे फजीफायर होता है, डिफजीफायर होता है। सिंपल सा मीनिंग है, फजीफायर आप कब लगाओगे, जब आप किसी भी वैल्यू को, क्रिस्प वैल्यू को चेंज करें फजी वैल्यू में। सो यू आर चेंजिंग द क्रिस्प वैल्यू इनटू फजी वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्प एंड फजी? क्रिस्प को आप ऐसे ले सकते हैं 0 1 विच इज टू बी चेंज इन 0.2 0.4 एंड सो ऑन। सो दैट इज द सिंपल टेक्निक विच इज नोन एज फजीफायर। Now inference engine है, obviously fuzzy system is one of the also system which is used in expert system. So inference engine यहाँ पे भी यूज होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द लॉजिक ऑफ फजी सिस्टम। आपने एक इनपुट दिया, फजिफिकेशन हुआ। फजिफिकेशन का मीनिंग है नॉलेज बेस आपके पास एक रहेगा, देन यू आर हैविंग इन्फ्रेंस इंजन एंड देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अगेन जो भी फजी वैल्यू है उसको आप चेंज कर रहे हैं क्रिस्प वैल्यू में, करेक्ट। एंड द होल प्रोसेस हैज बीन कंट्रोल्ड बाय फजी कंट्रोलर। नाउ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको फजिफिकेशन के डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफजिफिकेशन के डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू नो क्रिस्प वैल्यू क्या होती है, फजी वैल्यू क्या होती है, करेक्ट। एंड नॉलेज बेस और इन्फ्रेंस इंजन की बात करें, सो दीज आर ऑल्सो यूज इन एक्सपर्ट सिस्टम, जो अभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। नाउ सी एलिमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, आपको यहाँ पे देखकर समझ में आएगा। महाराष्ट्र टेस्ट 2021, 2014, 2013, सो एवरी टाइम, इवन 2024 में भी अगस्त में ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक्सपर्ट सिस्टम में सिर्फ आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट सिस्टम, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। So user interface, exploration facility, working memory, which is also known as knowledge acquisition, learning module, inference engine, and knowledge base. So these are the 5 important components of expert system. Now user interface, आप मुझे देख पा रहे हैं because you are having a device. So that is the interface by which we are communicating. So our interface is YouTube. YouTube पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप वो देखते हैं, correct? So it is a mechanism by which user and system can communicate. Exploration facility, where you are supposed to explain the entire logic of your system. Working memory, so it is a global database of facts where you are reading some facts and you are retrieving some values and you are also following some rules. Inference engine, so it is used to make the inferences. Okay, knowledge base means it contains the rules and facts about a particular domain. एज फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आया एंड देर इज नो बडी हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो एंड डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद सम एक्सपर्ट्स who are knowledgeable person in that particular domain. So that is the simple meaning of expert system, correct? तो थोड़ा सा चीजों को समझना है और उसको उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। नाउ इन द यूजीसी नेट, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। व्हाई वी यूज यूजर इंटरफेस टू कम्युनिकेट, व्हाई वी यूज नॉलेज बेस which contains rule and facts about a particular domain. Okay, and just now you have seen December 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है डेंड्रल एंड माइसिन, these are the most important examples of expert system. इसके अलावा ये सारे भी एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। एंड अगेन आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेरियस आपको एक्सपर्ट सिस्टम गिवन थे एंड हाउ दे हैव बीन इवॉल्व। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर हाउ दिस एक्सपर्ट सिस्टम हैज बीन इवॉल्व। एक नजर जरूर इसको आप देख के जाएंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया ना, ये पार्ट अभी फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। आई विल गो टू अगेन क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस। ना दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जून 2024, करेक्ट। जून 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आर मोस्ट प्योरली सिंथेटिक। नाउ अगेन ये टॉपिक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, जहां पे ये पूछा गया है मोस्ट प्योरली सिंथेटिक, मतलब
प्योरली सिंटेक्स बेस्ड कौन सा आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है, करेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो लेट अस क्विकली कम टू दिस स्लाइड। सी, knowledge representation, first one is your propositional logic. Proposition logic where we are using some statement where you can give the answer in true and false. जैसे Ram is good boy. So this is a statement. So this proposition logic can be true or false. Now first order predicate logic is the second method where we are having for all and there exist. Okay. इसके काफी सारे क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखे जाते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एआई ऑल्सो. Third one is your rule based. Rule based means if you are having a problem in the form of if then else, and rule based के अंदर ही आपके फॉरवर्ड चेनिंग आती है, बैकवर्ड चेनिंग आती है. अगेन दिस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग की बात करें तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड वी आर मूविंग टू द गोल. फॉरवर्ड का तो यही मीनिंग होता है एंड हेंस इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव. सो दिस वाज द अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट जो कि आपके इसरो में पूछा गया है. सो दे कैन ऑल्सो रिपीट इन यूजीसी नेट, करेक्ट. प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, तो स्टार्ट से गोल की तरफ, आप ऐसे याद रखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चेनिंग? जस्ट अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड, गोल्स टू स्टार्ट. सो इट इज नोन एज रिग्रेसिव टेस्ट, रिग्रेसिव चेनिंग मेथड और रिग्रेसिव मेथड. तो ये आपका अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना. तो फोर्थ वन इज सिमेंटिक नेटवर्क. तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं, सो दैट इज द सिमेंटिक नेटवर्क. Another one is frame. So basically, what do we mean by frame? It is a data structure where knowledge has some stereotype. Stereotype का मतलब है कुछ धारणा बना लेना किसी के भी बारे में, करेक्ट, इन जनरल. बट यहाँ पे स्टीरियोटाइप का ये मतलब है कि एक रूल आपने बना दिया और उसी रूल को आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं. सो हेंस यू आर हैविंग सम फीलर्स विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट. यू आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट्स विच आर नोन एज स्लॉट्स. तो ये कीवर्ड आप याद रखेंगे बिकॉज मैच द फॉलोइंग में ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा ना. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर हम फ्रेम्स की बात करें, फ्रेम्स इज नोन एज नॉन प्रोसीजरल टाइप ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. इसके बाद फ्रेम्स की अगर हम बात करें, अगेन ये रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है. अगर आप एट्रीब्यूट्स फिलर्स की बात करें तो बेसिकली हम टेबल्स की बात कर रहे हैं जहां पर हम वैल्यूज को ग्रुप करके एक नॉलेज में पुट कर रहे हैं. सिक्स्थ वन इज स्क्रिप्ट विच इज स्टीरियोटाइप. नाउ एग्जामिनेशन में एक दो बार ये पूछा हुआ है. अगर स्टीरियोटाइप लिखा होगा आप स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे. इफ स्क्रिप्ट इज नॉट गिवन देन यू विल सेलेक्ट फ्रेम, करेक्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट इज मोर रिफाइंड वर्जन देन फ्रेम जिसके अंदर आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं और ये एक तरीके का प्रोसीजरल लैंग्वेज है. Now, another method is conceptual dependency, which is again structure and primitive to represent sentences. And the next one is associative network, where again you are having pictorial representation of objects, their attributes and relationship. तो इतनी तरीके के knowledge representation है and these all are traditional method. ठीक है. अगर हम अभी की बात करें, अभी we are having planning algorithm. So this is the way we are or standard planning algorithm फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. तो इतना एडवांसमेंट हो चुका है आपके सिलेबस में बट स्टिल यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस. ना इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी. ना सी, नॉन मोनोटोनिक का मतलब होता है लॉजिक जिसमें लिखा हो, ठीक है. और अगर हम यहाँ पे बात करें सो प्रेडिकेट लॉजिक, अगेन प्रेडिकेट लॉजिक में आपके सिंटेक्स होते हैं. कैसे मैं बोल सकती हूँ? बिकॉज प्रेडिकेट लॉजिक का मीनिंग है ए यूनियन बी और आई कैन से बी इंटरसेक्शन ए or this is negation of A. तो we are following some rules, we are following some syntax. तो सबसे पहले B जिसमें नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट. और नॉन मोनोटोनी का मतलब होता है लॉजिक. अगेन लॉजिक आप कैसे लगाओगे? ये आप लॉजिक ही लगा रहे हैं, ठीक है. सो लॉजिक के लिए अगेन आपके पास सिंटेक्स होना चाहिए. तो यहाँ पे मोस्ट लॉजिक, सॉरी, लॉजिक के लिए सिंटेक्स की जरूरत नहीं है. लॉजिक आपका किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में द वैल्यूज कैन बी चेंज्ड. तो इस तरीके से हम यहाँ पे नॉन मोनोटोनिक आपका ऑप्शन में नहीं होगा. स्लॉट्स एंड फिल्टर की बात करें, अगेन आप फ्रेम बना रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो कंटिन्यूअसली आपका रन हो रहा है. तो स्लॉट एंड फिल्टर्स में यू आर यूजिंग सम सिमेंटिक. हेंस द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी. स्ट्रक्चर की बात की गई है सो दैट इज बी एंड सी. एंड अगेन ये मैं बाद में कवर कर लूंगी. सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. These are the search technique, correct. इस एक वीडियो में मैंने सब कवर कर दिया. Now see, these are the most frequently asked previous year question from the UGC NET.
आपका कभी भी ऐसा पेपर नहीं सेट होता है जिसमें आपको सर्च एल्गोरिदम के क्वेश्चंस ना पूछा जाए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम जून 2023। In the content of alpha beta pruning in game tree, which of the following statements are correct regarding the cutoff procedure? तो आपका एक मिनिमैक्स एल्गोरिदम होता है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से कुछ ट्रीज की वैल्यूज गिवन होती है। बहुत टाइम से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एंड दे विल बी गिविंग सम वैल्यूज ऑफ लीफ। लीफ पे कुछ वो वैल्यूज दे देंगे, 2 3 -1 0 सो ऑन। एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट। तो अगर मैंने इंफिनिटी में दे देती हूँ -5 2 एंड 1। एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये मेरा मैक्स है, ये मेरा मिनिमम है, ऑल्टरनेट जाएगा, एंड दिस इज अगेन मैक्सिमम। सो दीज आर द लेवल्स असाइंड। तो आपको क्या करना है, लीफ वैल्यू को कंपेयर करके उसकी प्रीवियस रूट की वैल्यूज को कैलकुलेट करनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू, अगर इस रूट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 2 और 3, तो मैक्स वैल्यू आपको चाहिए, द वैल्यू विल बी अपडेटेड एज 3। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू इज 0। सिमिलरली ये दोनों जब वैल्यू आ गई, तो अगर आप नेक्स्ट रूट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन दिस लेवल इज असाइंड एज मिनिमम वैल्यू। तो 3 और 0 में मिनिमम क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से आप मिनीमैक्स एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। तो बहुत टाइम से इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। Rather than numerical, they are asking the theoretical question based on minimax. Similarly, in the minimax, we are considering all the nodes. So that is again one of the challenging tasks on minimax. So that is why we are having alpha, beta, pruning tree. ठीक है। Now in the alpha beta we are having some negative value for alpha, some positive value of alpha, and then we are supposed to compare alpha की value अगर less greater than equals to beta हो जाती है, then this is the condition to stop the algorithm. Now ये भी previous year question है, ये भी आपका previous year question है, and now you can see frequently asked question है based on the theoretical topic of this alpha beta pruning. प्रूनिंग का क्या मीनिंग है? प्रूनिंग का ये मीनिंग है कि वी आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल द लेवल्स और ऑल द नोट्स ऑफ अ डिसीजन ट्री। कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज प्रूनिंग। सो दैट इज व्हाई इफ यू विल कंपेयर मिनीमैक्स विद अल्फा बीटिंग, तो अल्फा बीटिंग इज अ फास्ट एल्गोरिदम एंड इट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू योर मिनीमैक्स एल्गोरिदम। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर ले, सो अल्फा बीटा प्रूनिंग कैन एलिमिनेट सब ट्री विथ सर्टेनली व्हेन द वैल्यू ऑफ नोड एक्सीड्स बोथ अल्फा। तो ये इसका डेफिनेशन ही है, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन फॉर प्रूनिंग, ठीक है। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। तो ए ऑप्शन हो गया, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। Now, the primary purpose of alpha beta pruning is to save computation time by searching. Again, this is the main objective. ये main objective है आपके अल्फा बीटा प्रूनिंग का, कि जो भी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मिनिमैक्स की हाई थी, उस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को यू आर सपोज टू रिड्यूस इन अल्फा बीटा प्रूनिंग। करेक्ट। सो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। तो आपका अभी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ सी, एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं होता है। आपने यहाँ पे क्या देखा, 100% आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रू है, एंड 100% आपका ऑप्शन बी भी ट्रू है। तो आप देखो, एक ही ऐसा ऑप्शन आपको मिला जहाँ पे ए बी दोनों है, तो मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। बट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, डी ऑप्शन भी ट्रू है। फ्रॉम दिस रिजल्ट, अल्फा एंड बीटा बॉन्ड्स आर इनिशियलाइज्ड टू नेगेटिव एंड पॉजिटिवली रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने बता दिया, अल्फा को नेगेटिव से इनिशियलाइज करेंगे और बीटा को आप पॉजिटिव से इनिशियलाइज करेंगे। सो दिस इज अ रूल दैट वी आर सपोज टू फॉलो। तो ये आपकी हो गई अल्फा बीटा प्रूनिंग के बारे में। कई बार रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछा है, तो यू आर सपोज टू रिवाइज दीज टॉपिक्स, ठीक है। नाउ दिस इज द सर्च टेक्निक। अब इंस्टेड ऑफ आस्किंग वन सर्च टेक्निक, 4 से 5 सर्च टेक्निक पूछ लेते हैं और आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि कितने आप पढ़ लेंगे, है ना, कितने सर्च टेक्निक आप पढ़ लेंगे। तो एटलीस्ट यू आर सपोज टू रीड द कॉमन सर्च टेक्निक, जरूर पढ़ के जाना है। और मैंने ऑलरेडी इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैं इस वीडियो में उसको टैग कर दूंगी। दैट इज लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स में मैंने बताया है कि आप कैसे सुपरवाइज लर्निंग के सारे टेक्निक को याद कर सकते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग के टेक्निक को याद कर सकते हैं ना।
इफ यू विल सी दिस ऑल आर योर एग्जॉस्टिव सर्च, ठीक है। सो इसमें आप ऑप्शंस को अगर आप मैच करेंगे तो जो आपका ए स्टार है, ए स्टार इज नोन एज कंप्लीट एंड ऑप्टिमल सर्च। नाउ ऐसे में ए स्टार इज द योर सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंड। तो ए स्टार में कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व कर लिया एसएमए में। सो हेंस एसएमए विल ऑलवेज गिव यू द ऑप्टिमल रिजल्ट। बट ए स्टार की अगर हम बात करें, ए स्टार में कभी कभी आपकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाती है। इन्होंने यहाँ पे टू लाइट लिखा है, तो कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाती है बिकॉज यू आर हैविंग ऑर्डर ऑफ बी टू दी पावर डी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर टाइम एंड स्पेस। नाउ एसएमए की बात करें, इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल। इट इज ऑप्टिमल इफ इट इज रीचेबल, अदरवाइज वो बेस्ट सॉल्यूशन देगा। या तो वो बेस्ट सॉल्यूशन देगा, नहीं तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ कुछ भी अगर आपको सर्च टेक्निक याद है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू आर हैविंग वन टेक्निक एज बेस्ट फर्स्ट। बेस्ट फर्स्ट का ही वर्जन है ग्रीडी एंड इसका ही वर्जन है रिकर्सिव। करेक्ट। रिकर्सिव का क्या मीनिंग है? रिकर्सिव का मीनिंग आप एक ही सर्च टेक्निक को बार बार अप्लाई कर रहे हैं। सो इट इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू योर डीएफएस। इट इज सिमिलर टू डीएफएस। डेप्थ फर्स्ट की बात करें तो वी आर गोइंग टू द डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाते हैं। और ग्रिडी की बात करें, ग्रिडी इज इनकम्प्लीट। एक सिंपल सा भी आप याद रखेंगे, ग्रिडी कौन पर्सन है? जो हमेशा ये चाहेगा मुझे ये काम जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। तो जल्दी होने का ये मतलब नहीं है कि वो काम सही होगा। सो दैट इज वाई इट इज नॉट कंप्लीट इवन इफ द सर्च स्पेस इज फाइनाइट। तो आप ऐसे कुछ ट्रिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो ठीक है, मैं प्रीवियस पे आ जाती हूँ। अब देखो आप यहाँ पे, नाउ व्हेन यू विल सी दिस नोट्स, इस नोट्स में मैंने यहाँ पे बता दिया बेस्ट फर्स्ट विच इज ऑल्सो नोन एज और ग्राफ। इट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ बीएफएस डीएफएस। अब अगर आपको बीएफएस डीएफएस नहीं पता तो या तो आप वीडियो देख लीजिएगा, 4 या 5 मिनट का वीडियो है। नहीं तो आप बीएफएस यहाँ से कवर करेंगे, डीएफएस आप यहाँ से कवर करेंगे। डीएफएस का मतलब है डेप्थ फर्स्ट, जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक के थ्रू। करेक्ट। यहाँ पे कभी भी आपको गारंटीड सॉल्यूशन नहीं मिलता है एंड दैट इज अ डिसएडवांटेज। एंड अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यू कैन सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर, क्योंकि मुझे पूरे नोड को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं डिपेस्ट नोड को ट्रैवर्स करूंगी। Hence, sometimes it is having a problem to get stuck into the infinite loop. तो ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है। इट इज नाइदर कंप्लीट नॉट कंप्लीट। इन कॉन्ट्रास्ट टू डीएफएस, डीएफएस का मतलब है आपने यहां से शुरू किया, दिस इज अ ट्री एंड यू आर गोइंग टू द डीपेस्ट लेवल। यू आर नॉट ट्रैवर्सिंग द होल नोड्स विच आर प्रेजेंट इन अ ट्री। बीएफएस इन कॉन्ट्रास्ट, अगर ये आपका ट्री है तो आप पूरे लेवल बाय लेवल को ट्रैवर्स करेंगे। हेंस इट इज इंप्लीमेंटेड बाय क्यू एंड सी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बीट का पावर डी है। नाउ इट इज कंप्लीट एंड इट इज ऑल्सो ऑप्टिमल। ये दोनों तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ऑल द नोट्स। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? बिकॉज आप सारे लेवल के नोट्स को रीच कर रहे हैं, सो दैट इज वाई इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज वेरी हाई। तो अगर कंपेयर कर लें तो डीएफएस आपका जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इट इज गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट बिकॉज ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये दोनों समझ लिया, दोनों के फीचर्स को मिला देंगे तो वो हो जाएगा बेस्ट फर्स्ट। ओके। नाउ बेस्ट फर्स्ट को इस तरीके से आप इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप डिनोट करते हैं। नाउ सी, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सो ऑन। ग्रेडिंग में क्या बताया? इनकम्प्लीट इवन इफ सर्च स्पेस इज फाइनाइट। और ये 2020 में पूछा है, 2023 में भी पूछा है, सेम स्टेटमेंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा है। Selects a node for expansion if optimal path to be found. Obviously, greedy का मतलब है always I am going to select that node जो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑप्टिमल है। इसी का तो मतलब ग्रीडी है ना। मैं हमेशा उस चीज को पाने की कोशिश करूंगी जो मुझे लगता है मेरे लिए फायदेमंद है। एक्सपेंड द नोड क्लोजेस्ट टू द गोल, अगेन ये इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है। आप उसी नोड को ट्रेवर्स करने की कोशिश करेंगे या एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे जो आपको ऐसा लगता है कि वो क्लोजेस्ट है आपके गोल स्टेट तक रीच करने के लिए। करेक्ट। रिकर्सिव की बात करें, अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप डीपेस्ट नो तक जाते हो। तो अगेन ये देखो 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा है।
सो दिस इज अगेन रिपीटेड ग्रीडी बेस्ट, तो इसको नहीं भी देखा तो चलेगा। नाउ ए स्टार, ए स्टार की बात करें कंप्लीट है, ऑप्टिमल है। सी 2020 में बोला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई, और इसको यूजीसी नेट ने करेक्ट माना है। और आई डोंट नो व्हाई इन 2023 दे हैव रिटन हियर लाइट, और उसको भी करेक्ट माना है। तो एक्चुअली वो क्वेश्चन ग्रेस में जाना चाहिए था। आप यहाँ पे हाई से ही याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा है कि आप सारे सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज व्हाई इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इट इज वेरी हाई। ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एन एच ऑफ एन। नाउ क्या मतलब है? एक आपका स्टार्ट गोल आएगा, यहां से आप शुरू करेंगे, एंड दिस इज योर एंड, दैट इज गोल स्टेट। इस दोनों के बीच में आपका ये इंटरमीडिएट स्टेट आता है, एंड दिस इज नोन एज जी ऑफ एन, एंड दिस इज नोन एज ऑफ एन, और दोनों को मिला देंगे तो फंक्शन ऑफ एन बनेगा। करेक्ट। नाउ सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वन ह्यूरिस्टिक फंक्शन। करेक्ट। और ह्यूरिस्टिक की बात करें तो आप ये याद रखेंगे, ए स्टार हमेशा गारंटीड करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट, जो भी आपका एस्टिमेशन है, जो एस्टिमेशन है वो लेस देन होता है आपके एक्चुअल कॉस्ट से। मतलब क्या है कि किसी भी चीज के लिए अगर आपको 100 रुपए देने हैं, और उसकी जगह अगर आपको 90 रुपीज में ही काम हो जाता है, तो ऑब्वियसली यू विल गो विद दिस पॉइंट, है ना? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के लेना है कि अगर आपका अप्रोक्सीमेशन, बेसिकली आप क्या करते हैं जब आप एक एल्गोरिदम का यूज करेंगे, तो आप कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ स्टार्ट करते हैं उस एल्गोरिदम को। और अगर आपका जो सोल्यूशन है, जो एक्चुअल कॉस्ट लगने वाला है, और जो अप्रॉक्स वैल्यू के ही अंदर आपका काम हो जा रहा है, इट मीन्स यू आर गेटिंग द करेक्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू। सो हेंस इट इज नेवर ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एच। तो एच यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है, और एच स्टार आपका क्या है? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है। तो ये आप लाइन याद रखेंगे। ठीक है। एंड यस इट इज, इट अवॉइड्स एक्सपेंडिंग पाथ, एंड ये मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ को सेलेक्ट करता है। तो ये भी आप एक सेंटेंस याद रखेंगे, जो कि आपका 2018 में पूछा हुआ है। बहुत पुराना क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो ये जो जी ऑफ एन है विच इज द कॉस्ट, करेक्ट, तो जी की वैल्यू इधर 0 होगी, इधर 1 होगी। तो याद रखना है, 0 का मतलब है क्लोजेस्ट टू गोल, तो आप ऐसे याद करेंगे GOAL। तो ये ओ समझ लो 0 है, तो 0 है मतलब गोल वाला आंसर आपको सिलेक्ट करना है। G इक्वल्स टू 1 है मतलब इट इज हैविंग फ्यूवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। बहुत पुराना क्वेश्चन 2014 अराउंड आपको पूछा हुआ है। ठीक है। नाउ दिस इज द सेम थिंग, इट इज रिटन हियर ए स्टार। एसएमई का मतलब है सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंडेड। दिसंबर 2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्टिमल if the solution is reachable, otherwise it will come to the best solution। एंड सी, रिकर्सिव में आपने ये देखा, डेप्थ ऑफ डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको पूछा हुआ है। अगेन दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज आपको मैंने पहले भी समझाया, अगर किसी भी एल्गोरिदम में रिकर्सिव वर्ड जुड़ेगा, देन इट मीन्स इट्स सफर फ्रॉम एक्सेसिव नोड जनरेशन। रिकर्सिव का मतलब है आप बार बार वो काम को कर रहे हैं, तो वो हमेशा सफर करेगा। एंड दिस वाज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनकम्प्लीट इवन इफ सर्च स्पेस इज फाइनाइट। और आपको एक बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पूछा है, तो आप याद रखेंगे, ये है आपका ग्रीडी का हिस्टोरिक ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ये है ए स्टार का। तो इस तरीके से मैंने सब बता दिया। जब आप 2018 का क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा हुआ था, एंड दे हैव आस्क्ड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, 2018 का क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल। तो हर केस में आप देखिए, जो ए स्टार है वो कंप्लीट भी होता है, ऑप्टिमल भी होता है, स्पेस ये सारे नोड्स को ट्रेवर्स करेगा, और टाइम में भी ये प्रॉपर एक्सपोनेंशियल साइन लेगा। और जो मैंने अभी समझाया उसी चीज को आप एडमिसिबल ए स्टार बोलते हैं। करेक्ट। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एंड रिपीटेडली ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड अल्फा बीटा की बात करें, सी 2020 में आपको यही क्वेश्चन पूछा है। मिनिमैक्स सर्च इज बेस्ड ऑन DFS, तो आपको याद रखना है, अल्फा बीटा से अगर आप किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं, या फिर मिनिमैक्स से अगर आप एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं, हमेशा यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये भी ऑप्शन ट्रू फॉल्स में पूछा है। मिनिमैक्स एल्गोरिदम आपका कंप्लीट और ऑप्टिमल दोनों होता है,
बट कब, जब तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। एंड अगेन ये स्टॉपिंग कंडीशन है, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद रखेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्री को बनाते हो, ट्री में आपका जैसे जैसे आप पाथ को ट्रेस करेंगे वैसे वैसे आप नोड को अपडेट करेंगे। हेंस अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा आपका निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये मैंने बता दिया। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो आप ये इसको ध्यान में रखेंगे। सी, ये ऑलरेडी बहुत पुराना 2020 का क्वेश्चन है, जो आपके 2023 में रिपीट हो गई है। करेक्ट। अगेन दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एज इट इज रिपीट हुआ है। अगेन दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एज इट इज रिपीट हुआ। और अभी मैंने आपको बता दिया ए स्टार। करेक्ट। अगर ए स्टार की बात करें तो इसमें सारे नोड को कवर करेंगे, तो मैक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैक्स डेप्थ या मैक्स नोड्स को। डी रिप्रेजेंट करता है डीपेस्ट वाले को। तो अभी आपको डीपेस्ट मैंने किसका बताया, और बेस्ट फर्स्ट का मैंने डीपेस्ट बताया, दैट इज बी का वन। और इसमें आपने देखा यू आर हैविंग लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी लीनियर होती है। हिल क्लाइंबिंग की बात करें ऑर्डर ऑफ वन होती है। सो दिस इज हाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। तो अगर आपको दो से तीन भी याद है, जैसे अभी हमने डीएफएस कवर किया, ए स्टार और बेस्ट फर्स्ट, तो चौथा अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज द चार्ट जो मैं हमेशा अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ाती हूँ। एंड ये चार्ट अगर आप समझ गए तो आप जरूर ये इन सारे सर्च एल्गोरिदम को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, मैंने जो बोला, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, सो दैट इज वाई इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जरूर उसको चेक कर लीजिएगा, तो आपको ये लर्न हो जाएगा हाउ टू रिमेम्बर दिस लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। करेक्ट। हिल क्लाइंबिंग की बात करें, अगेन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। हिल क्लाइंबिंग अगेन आप एक आपका ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक है। इसमें आपको तीन अप्रोचेस होते हैं, सिंपल, स्टीपेस्ट और स्टोकास्टिक। तो 2019 के अराउंड इसके नाम पे क्वेश्चन पूछा है। 2020 में इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल की अगर हम बात करें, इट विल सेलेक्ट द फर्स्ट नेबरिंग नोड। स्टेपेस्ट की बात करें, सारे नेबरिंग नोड को कवर करेगा। स्टोकास्टिक का मीनिंग होता है रेंडम, तो इट विल कवर ऑल द रेंडम। अगेन डेप्थ में पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को जरूर चेक कर लेंगे, चैनल पे प्रेजेंट है। नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अभी तक यूजीसी नेट में नहीं पूछा है। हिल क्लाइंबिंग का 1920 में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक लोकल मैक्सिमा, प्लैट्यू एंड रिच। तो ये तीनों नाम पे क्वेश्चन पूछा है, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछा है। तो अगर लोकल मैक्सिमा का प्रॉब्लम है, देन यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग बैक ट्रैकिंग। अगर प्लैट्यू का प्रॉब्लम आ रहा है हिल क्लाइंबिंग में, तो आप एक रैंडम या लॉन्ग जंप लेंगे। अगर आपको रिच का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बाई डायरेक्शनल सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, बिकॉज इफ इन द क्वेश्चन दे विल आस्क यू कैन इजिली रिकॉल एंड मैच द फॉलोइंग। ये 6 से 7 मिनट का वीडियो है, इसको देखेंगे तो आपको ये शब्द समझ में आएंगे, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा, प्लैट्यू, रिज एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ही बार पूछा है तो फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ। हाँ, नाउ दीज आर द स्टार मार्क क्वेश्चन। यू आर सपोज टू नो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो आपको मशीन लर्निंग के बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बिकॉज अगर आजकल का क्वेश्चन देखा जाएगा, मशीन लर्निंग से दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, एनएलपी है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। इन सबसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो दिस आर द रिसेंट टॉपिक्स एंड दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन भी देखेंगे, सबसे पहले ये पूछा जाता था, दे विल गिव यू द नेम्स ऑफ सम ऑफ द एल्गोरिदम एंड दे विल आस्क यू क्या ये सुपरवाइज्ड के अंदर है, क्या ये अनसुपरवाइज्ड के अंदर है, तो सो ऑन। तो एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए, उस लिस्ट में आप लिख के रखेंगे, जैसे सपोर्ट वेक्टर है, के नियरेस्ट डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क है, ये सारे आपके सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है ना। रिसेंट ईयर में सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है इस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। डिसीजन ट्री क्या है, तो एटलीस्ट एक बार इनको ओपन करना है और 2 से 3 लाइन आपको पढ़ लेना है। जस्ट गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, बिकॉज 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग, वो सिर्फ आपसे यही पूछा है इसके डेफिनेशन। तो एटलीस्ट यू आर सपोज टू नो के नियरेस्ट नेबर क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट।
सिमिलरली के मीन क्लस्टरिंग क्या है, देन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या है, होपफुल नेटवर्क क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है, तो आप इसको एटलीस्ट जरूर एक बार देख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको नेट में पूछा हुआ है, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग होता है। क्लस्टरिंग के ये मेथड्स है पार्टीशनिंग, हायरार्की, डेंसिटी, ग्रिड एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लस्टरिंग मेथड? पार्टीशनिंग, हायरार्की, डेंसिटी, तो सारे हैं। तो इससे इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ सी, दीज आर द क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। आप बोलेंगे बहुत टफ है, बहुत टफ है, पर कुछ भी बहुत टफ नहीं है, ऐसे समझो आप। सी फजी मीन्स क्लस्टरिंग इज अ सुपरवाइज्ड मेथड ऑफ लर्निंग। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। अभी आपने देखा क्लस्टरिंग इज द पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड, है ना। अगर आपको ये भी पता था तो ये ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ये ऑप्शन फॉल्स का मतलब ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ PCA, it is a principal component analysis, one of the most important algorithm of unsupervised learning, जिसका यूज होता है डायमेंशन रिडक्शन के लिए। सो दिस इज 100% ट्रू। बिकॉज ये 100% ट्रू हो गया तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और सिर्फ अगर आपको इतना भी पता था तो करेक्ट आंसर इज PCA, दैट इज ऑप्शन बी, है ना। तो मैंने क्या बोला कि आपको एटलीस्ट हर एक एल्गोरिदम का फर्स्ट लाइन पता होना चाहिए। तो PCA क्या है? डायमेंशन रिडक्शन के लिए आप यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड सिमिलरली जो ए प्रायोरिटी एल्गोरिदम, इट इज नॉट अ सुपरवाइज्ड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपका यहां से ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन अ मशीन लर्निंग मॉडल बिकम्स टू स्पेसिफिकली tuned to its exact input data that it fails to generalize to other similar data, it is known as underfitting। नहीं, ये सेम डेफिनेशन ओवरफिटिंग का होता है। अब आपको मैं ट्रेंड दिखा देती हूँ। दिसंबर 2022 में ऑलरेडी आपको ओवरफिटिंग के डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट। और दिसंबर के बाद अगेन जून 2023 में सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया ट्रू एंड फॉल्स में। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट बहुत टफ नहीं होता है। दे आर आस्किंग यू सम जनरल क्वेश्चन जिसको आप थोड़ा बहुत समझ के अगर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ मार्क्स अगर आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की जरूरत है। तो आप कोई कोर्स इनरोल कर सकते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट यू विल नो कि व्हाट आर द फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन और किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। करेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स इसका आंसर है ओवरफिटिंग का डेफिनेशन होता है जब आप किसी भी मॉडल को इतना ट्रेन कर देते हो ट्रेनिंग डेटा सेट पे कि इट इज नॉट गिविंग यू और इट इज गिविंग यू पुअर रिजल्ट व्हेन यू आर टेस्टिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल, so that is overfitting। So hence it is written, with training iteration error on the training set decreases but the test set increases। तो ये दिसंबर में पूछा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ लिया, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अभी रिसेंट ईयर में अगर आप देखेंगे, देखो क्लस्टरिंग पे पूछा तो क्लस्टरिंग का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे रखा है। अभी रिसेंट ईयर में उन्होंने के मीन पे पूछ लिया, तो के मीन इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ और वन ऑफ द एल्गोरिदम इन द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए के मीन एल्गोरिदम क्या है। करेक्ट। 2018 में यहाँ पे उन्होंने पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूरिस्टिक? इट इज ऑप्टिमिस्टिक, इट नेवर ओवर एस्टिमेट। ये दो तीन लाइन आप याद रखेंगे। नाउ सी, दिस इज अ क्वेश्चन जो रिसेंटली ने पूछा 23 में। के मीन क्लस्टरिंग में आपको स्टेप्स करेक्ट सीक्वेंस में बनाना है, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया अनसुपरवाइज लर्निंग है, तो ऑलरेडी इन्होंने आपको बता दिया। अब बिकॉज आपको के मीन पता नहीं तो आप कैसे सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि हर एल्गोरिदम का कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए। सी, रेंडमली आप इनिशियलाइज करेंगे, असाइन करेंगे, इस डेटा में अपडेट करेंगे। तो अगर के मीन क्लस्टरिंग की बात करें तो के इज वन ऑफ द कंपोनेंट जिसके बेसिस पे आप क्लस्टर्स बनाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा सेट ले लिया, है ना, यहाँ पे मेरा एक डेटा सेट है, यहाँ पे मेरा कोई दूसरा डेटा सेट है। नाउ आई एम हैविंग दिस न्यू डेटा सेट। अब इस न्यू डेटा सेट को मुझे या तो वो इस डेटा सेट में जाएगा वन में, नहीं तो इस टू में जाएगा। तो मुझे क्लस्टर्स बनाना है और इस न्यू कंपोनेंट को उस पर्टिकुलर क्लस्टर में अपडेट कर देना है, तो दैट इज के
मीन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि कितने क्लस्टर बनाने हैं, जो डेटा है उसको कितना पार्टीशन करना है। तो ऑप्शन पहले ही यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज डी। तो ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्या आपका क्वेश्चन है करेक्ट। उसके बाद आप देखो, आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1, और जब आप इसको मैच करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये है आपका फिफ्थ वाला, कि ऑब्वियसली आप बी और सी स्टेप को एक साथ स्टडी करेंगे। अब देखो मेरा दिमाग कैसे चला, इन्होंने ये बोल रहे हैं रिपीट स्टेप बी एंड सी अंटिल कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मेट, मतलब बी और सी को रिपीट करें तो बी के बाद ही सी होगा, है ना। ये कॉमन सेंस है कि बी के बाद ही सी होगा। तो क्या आप देखो यहाँ पे बी और सी, तो मुझे इस ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस को अगर आप नहीं टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, बट आप अगर ओपन माइंड से भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत ध्यान से समझना है कि क्या बोल रहा है, कैसे पूछ रहा है। एंड दैट इज द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, तो यू आर सपोज टू रीड नाउ। फजी लॉजिक पे हम बाद में आएंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द एनएलपी। एनएलपी की अगर मैं बात करूं, सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड करते हैं, इसके कंपोनेंट मॉर्फोलॉजिकल, सिंथेटिक, सिमेंटिक, डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक एनालिसिस है। सबसे पहले ये नेम याद होना चाहिए, इसी नेम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जून 2023 में, दैट इज सी विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ। तो मॉर्फोलॉजिकल है, सिमेंटिक है, प्रैग्मेटिक्स है, क्या नहीं है। तो फोर्थ वन आपका नहीं है, दैट इज मीनिंग। मीनिंग एनालिसिस जैसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये नाम पता होना चाहिए। इसके बाद एनएलपी में दिसंबर में क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके पार्सिंग टेक्निक क्या होते हैं। टॉप डाउन होता है, बॉटम अप होता है, डिपेंडेंसी पार्सिंग होता है और अर्ली पार्सिंग होता है। तो ये सारे होते हैं करेक्ट। देन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे 2022 के अराउंड। सो नेशनल नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब है टेक्स्ट को प्लान करना, सेंटेंस को प्लान करना, समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्लानिंग, दैट इज जनरेशन। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कुछ जनरेट करना, जैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन है, सो। नाउ सी अगेन, सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। मैंने क्या बोला, एक्सपर्ट सिस्टम हर बार पूछ रहा है, तो एक्सपर्ट सिस्टम आप देखेंगे तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम में ये पढ़ा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो कौन सा लगाएंगे, या तो ए का होगा 3, नहीं तो ए का होगा 4। तो पहले ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे सॉल्व किया मैंने। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे डिसीजन ट्री, एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एआई का नॉलेज, एमएल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो सुपरवाइज लर्निंग का क्या होगा, डी का 1। तो अगर डी का 1 होगा तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डी का 1 ऐसे। अब आप देखो सी का 2, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सी का 2 इन्होंने बता दिया, जेनेटिक एल्गोरिदम जो आपको टफ लग रहा था, सी का 2। और ऑलरेडी ये पीवाई क्यू है आपका, व्हाट आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज इन जेनेटिक एल्गोरिदम। तो चार क्वेश्चन को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। सो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी हैज बीन इंक्रीज्ड, करेक्ट। तो ये हो गई। उसके बाद आप बी का ऑप्शन देखेंगे, देखो फजी सिस्टम माइसी नहीं हो सकता है क्योंकि माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम है। बट आपने ये देखा इन्फ्रेंस इंजन जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम का भी कंपोनेंट है और ये फजी सिस्टम का भी कंपोनेंट है। हेंस ए को हम मैप करेंगे 4 से, बी को मैप करेंगे 3 से, एंड सो ऑन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थोड़े समझ के सॉल्व करने होंगे। ऑल्दो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस लग रहे थे, बट मल्टीपल ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं है, तो बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट नाउ आपने ये देखा एनएलपी के अंदर कॉमन पासिंग टेक्निक क्या है, टॉप डाउन, बॉटम अप, डिपेंडेंसी पासिंग और अर्ली पासिंग। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चार है, ठीक है, चार है। हम्म, ये चार है। हम्म, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गई एनएलपी की बात। नेक्स्ट इज जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम में बहुत पुराने क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो जेनेटिक एल्गोरिदम का इवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा है, लाइक इवोल्यूशन, पॉपुलेशन, फिटनेस, सिलेक्शन। सबसे पहले तो ये आपको नेम याद होना चाहिए, दिस इज नोन एज अ जेनेटिक एल्गोरिदम साइकिल।
बिकॉज ये साइकिल है, तो अभी रिसेंट ईयर में ये सीक्वेंस भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया है। तो इवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन होता है, फिर फिटनेस चेक होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर कुछ क्रॉस ओवर करेंगे, फिर म्यूटेशन करेंगे, तब जाके एक ऑफ स्प्रिंग जनरेट होता है, करेक्ट। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब नेट में क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्शन के मैकेनिज्म क्या है, क्रॉस ओवर के मैकेनिज्म क्या है, ऑपरेटर के डिफरेंट एल्गोरिदम्स क्या है। तो लेट अस क्विकली सी, है ना। देखो, जून 29 में पूछा है, या फिर इसी को आप इस तरीके से बोल सकते हैं, एंड ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में। तो आपको ऐसा लगता है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2024, इस सीक्वेंस बता दो। तो क्या आप इसको बोलेंगे क्वेश्चन टफ है? नहीं, बिकॉज आपने नहीं पढ़ा है इसलिए क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है। तो इनिशियलाइजेशन को ही आप इवोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा फिटनेस होता है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद आपका क्रॉसओवर होता है, देन म्यूटेशन होता है। तो आप उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, बाद में आप टर्मिनेशन नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, तो क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अगेन ये याद रखना है, रिप्रोडक्शन फेज के अंदर आपका क्रॉस ओवर और म्यूटेशन आता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अभी इसके बाद ये सीक्वेंस अभी पूछा है, तो सीक्वेंस आप याद रखेंगे। नाउ सी, क्रॉस ओवर के अंदर चार मेथड होते हैं, जिसपे जून 2024 में क्वेश्चन पूछा है, और तीन क्वेश्चन पूछा है ना। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, लिवरली इनहेरिटेबल, जिसमें आपको एक हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, और एक और है, मुझे फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है, इस तरीके से। क्रॉस ओवर के बाद म्यूटेशन की अगर हम बात करें, अगेन जून 2023 में इसके नाम पे क्वेश्चन पूछा है, बिट फ्लिप, रेंडम, स्वैप, स्क्रैम्बल, इन्वर्जन। क्या आपको ये स्क्रैम्बल वर्ड मिल गया? ये देखो, स्क्रैम्बल, है ना। तो ऐसे शब्द पकड़ के आपको याद रखना है। नाउ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो आपका जो जीन्स होता है उसको बाइनरी फॉर्म में, इंटीजर और रियल फॉर्म में, नेचुरल लैंग्वेज, पार्स ट्री, डायरेक्टेड ग्राफ और बाइनरी ट्री, इन सब के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको ऑलरेडी क्रॉस ओवर पे और म्यूटेशन पे क्वेश्चन पूछ चुका है। दे हैव नॉट आस्क्ड यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर आपको रोल्ड व्हील्ड सिलेक्शन, टूर्नामेंट सिलेक्शन एंड रैंक बेस, ये तीन तरीके के सॉल्यूशन टेक्निक्स होते हैं। तो आप एटलीस्ट इसका नाम याद रखें, ठीक है ना। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, जेनेटिक एल्गोरिथम इज वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टोकास्टिक एल्गोरिथम, यस, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है? तो ट्रू है। फिर आपको पूछा है दिसंबर में इनकोडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, तो वी हैव परम्यूटेशन, ग्रे, बाइनरी, रियल वैल्यू। तो ये नाम याद रखना है, ठीक है। इसी को आप कभी कभी बोल देते हैं जेनोटाइप। जेनोटाइप अगेन सेम ही है, बाइनरी, रियल, इंटीजर एंड परम्यूटेशन। तो कैसे भी पूछेगा, इनकोडिंग पूछेगा या जेनोटाइप पूछेगा, सेम आंसर आएगा। नाउ सी, अभी स्टेप्स पूछ लिया है, सीक्वेंस पूछा है, तो आप देखो क्या नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जून में क्या पूछ रहा है और दिसंबर में क्या पूछ रहा है। सो फर्स्ट आप परमुटेशन लगाएंगे, फिर आप ग्रे कोडिंग लगाएंगे, फिर आप बाइनरी लगाएंगे, फिर आप रियल वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि रियल वैल्यूड इनकोडिंग इज कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर आपने जेनेटिक एल्गोरिदम पढ़ा है तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। ना म्यूटेशन ऑपरेटर जो रियल वैल्यू वाला था, सो म्यूटेशन ऑपरेशन जो आपको यहाँ पे है, म्यूटेशन ऑपरेशन के अंदर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और ये आपके चार डिफरेंट मेथड है। अगेन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब they can also ask you definition based question कि what do you understand by fitness, what do you understand by selection, what do you understand by crossover and mutation। सीक्वेंस तो पूछ ही लिया है, इसके अंदर का भी पूछ रहा है। तो फिटनेस का मतलब क्या है? ये मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सिलेक्शन का मतलब है आप एक करंट पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं। क्रॉस ओवर का ये मीनिंग है कि आप सबको मिक्स कर रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट ऑफ स्प्रिंग। और म्यूटेशन का मतलब है फिर आप रेंडमली जनरेट कर रहे हैं बेटर ऑफ स्प्रिंग को। तो एटलीस्ट यू आर सपोज टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द component which are the part of genetic algorithm cycle। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेम ही आप इसको देख लेना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय जीन, क्रोमोसोम्स, जेनोटाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शब्द देखने को मिलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या नया पूछ लिया है ना। जून 2024 में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने पूछा इनकोडिंग स्ट्रेटजीज पे। तो फर्स्ट वन इज बाइनरी।
बाइनरी का ये मतलब है, इस तरीके से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है क्रोमोसोम्स की। परमुटेशन इनकोडिंग का मतलब इन द परमुटेशन यू आर हैविंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 9। ओके। और वैल्यू इनकोडिंग का मतलब है यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स वैल्यू लाइक दिस विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ रियल वैल्यूज। तो ये तीन आप याद रखेंगे। शायद एक और यहाँ पे गिवन था और बोला था विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकोडिंग। ठीक है। जैसे आप ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग इनकोडिंग स्ट्रैटेजी इन जेनेटिक एल्गोरिदम। करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया क्या? सीक्वेंस पूछ लिया आपको। तो क्या आपको बताया, अभी बताया परमुटेशन सबसे पहले करते हैं और रियल रियल वाला ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। मतलब बी सबसे कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो बी सबसे कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। परमुटेशन आपका फर्स्ट होता है, ग्रे आपका सेकंड होता है, देन यू आर हैविंग बाइनरी एंड देन यू आर हैविंग रियल वैल्यू। ठीक है। एंड देखो, मजेदार बात है, विच इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। कितना क्वेश्चन आपको जेनेटिक एल्गोरिथम से पूछा? बाइनरी, रियल, परमुटेशन, चौथा पढ़ा आपने ग्रे। कॉम्बिनेशन इज नॉट अ जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है। अब देखो, विच इज नॉट अ म्यूटेशन ऑपरेटर। अभी आपने म्यूटेशन ऑपरेटर पढ़ा, स्क्रैम्बल है, इनवर्स है ना, और रैंडम भी है। नहीं याद है कोई बात नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। रैंडम है, स्वैप है, स्क्रैम्बल है, इन्वर्जन है और बिट फ्लिप है। तो क्या नहीं है? डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है ना? तो नाम याद होना चाहिए। नाउ देख लो, प्रॉपर सीक्वेंस पूछा है अगस्त 2024 में। आपने देखा कहाँ से शुरू करेंगे? इनिशियलाइजेशन से शुरू करेंगे। तो मतलब मुझे ना ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक क्वेश्चन भी पता है तो मैं सॉल्व कर लूंगी। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फिर क्रॉस ओवर करेंगे एंड देन फिर आप म्यूटेशन लगाएंगे। तो ये करेक्ट सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। दैट आई हैव रिटन हियर, फिटनेस, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन। तो ये तीन आप याद रखेंगे, इवैल्यूएशन और पॉपुलेशन। हाँ, इवैल्यूएशन और पॉपुलेशन, इवैल्यूएशन और पॉपुलेशन। Now, what is the meaning of fitness function? So it is the main requirement. म्यूटेशन का मतलब क्या बताया आपको? एक रैंडमली हम म्यूटेशन का मतलब एक रैंडम आप सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी ऑफ स्प्रिंग में से, तो रैंडम कीवर्ड है। क्रॉस ओवर का मतलब होता है आप कुछ वैल्यूज को मिक्स विक्स करेंगे एंड देन एक आप ऑब्टेन करेंगे एक नया स्प्रिंग, है ना? तो मिक्स करेंगे, मिक्सिंग वाला कीवर्ड हो जाएगा क्रॉस ओवर के लिए। और सिलेक्शन का मतलब है जो भी करंट पॉपुलेशन है उसमें से कुछ वैल्यूज को सेलेक्ट करना। तो आप इस तरीके से कीवर्ड भी याद रखेंगे तो यू कैन, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये नेट में अभी तक नहीं पूछा है, तो दे कैन आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपके जून 2024 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जेनेटिक एल्गोरिदम इज कंप्यूटेशनली मोस्ट एक्सपेंसिव? ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करना नेक्स्ट जनरेशन को शुड बी वेरी डिफिकल्ट, है ना? So that is how you are supposed to select the question. Now, in genetic algorithm, crossover operation mask is used. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रॉस ओवर ऑपरेशन। तो क्रॉस ओवर अभी आपको मैंने बताया, 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है, मल्टीपल होता है और यूनिफॉर्म होता है। तो क्रॉस ओवर जहां पे मास्क की यूज होती है दैट इज अ यूनिफॉर्म। तो ये याद रखेंगे आप। फिर से आप क्वेश्चन देखो, एक्चुअल काउंट किस एल्गोरिदम में होता है? तो एक्चुअल काउंट बेसिकली आपका यहाँ पे प्रेफर होता है क्रॉस ओवर में। ये आंसर गलत है, क्रॉस ओवर में होता है। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब बिकॉज जून में पूछा है, अगस्त में नहीं पूछा है, तो नेक्स्ट अगेन रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। सिंगल पॉइंट का मतलब आप ये याद रखेंगे बिकॉज आजकल ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो, आप ये भी याद रखेंगे पढ़ने के लिए और ये भी याद रखेंगे। जैसे दो क्रोमोसोम है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, ये दो क्रोमोसोम है। ऑफ स्प्रिंग में क्या हुआ? पहले वाले में दूसरे का आया है और दूसरे वाले में पहले का आया, तो मैंने एक पॉइंट को चेंज कर दिया, तो दैट इज सिंगल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल पॉइंट। सो ऑल डेटा बियॉन्ड दैट पॉइंट इन द ऑर्गेनिज्म स्ट्रिंग इज स्वैप्ड बिटवीन द टू पैरेंट ऑर्गेनिज्म। दो पैरेंट के बीच में आप पूरा पूरा डेटा को स्वैप कर रहे हो। ये पूरा जो नीचे वाला डेटा है ये इसमें वन में कॉपी हो रहा है ना? जैसे आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आया है और ये आपका यहाँ पे आया है।
तो पूरा पूरा चेंज हो रहा है सिंगल पॉइंट में। अब मजेदार बात है, जून 2024 में आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। ये पेरेंट दो है, एक्चुअली यहाँ पे चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड होना चाहिए। एंड देन यू कैन सी ये दोनों वैल्यू सेम है, और यहाँ पे ये दोनों चेंज हुआ है ना, ये दोनों चेंज हुआ है, तो ये आपका क्या है, सिंगल पॉइंट है। मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इट इज वन पॉइंट। तो ऐसे फिगर्स याद होने चाहिए आपको। बात कर लेते हैं टू पॉइंट, तो टू पॉइंट आपको यहाँ पे फिगर में दिख जाएगा। ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, पहली वाली भी, लास्ट वैल्यू भी, है ना, और बेसिकली आप देखेंगे मिडिल वाली वैल्यू चेंज हो रही है टू पॉइंट में। तो आप देखो, ये क्रोमोसोम में जो बीच वाली वैल्यू है दोनों पेरेंट की, वो स्वैप हो रही है ना, दोनों वैल्यू बीच वाले पेरेंट की स्वैप हो रही है। सो रेंडमली आपके यहाँ पे दो पॉइंट एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड स्पेसिफिक के, और ये टू पॉइंट का मतलब ही होता है एंड पॉइंट। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि बीच वाली वैल्यू आपकी चेंज हो गई। यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब है ये पेरेंट ये चाइल्ड, आप देखो, अगर ऊपर वाले में तीन चेंज किया, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे मैंने वन चेंज कर दिया, है ना। तो जीरो का वन, वन का जीरो आप कर रहे हैं, आप हर एक बिट्स को चेंज कर रहे हैं, हर एक आप बिट्स को चेंज कर रहे हैं। और इससे 2019 में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, जितने बिट्स को आप चेंज करते हैं उसको एक टर्म बोलते हैं, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। सो 2019 में दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि आप जो बिट को चेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, जिससे फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन पूछ रहे, जेनेटिक एल्गोरिदम, और मैंने एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल द लर्नर्स दोज हु आर गोइंग टू राइट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ वेट्स होते हैं, देन यू विल अप्लाई सम फंक्शन, देन यू आर हैविंग सम थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसके बेसिस पर आपका कुछ एक्टिवेट होगा, एंड देन दैट इज द एक्टिवेशन। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरे ब्रेन में कई सारे सिग्नल्स जा रहे हैं, एंड देन आई एम सेलेक्टिंग कि व्हाट आई एम सपोज टू डू, करेक्ट। तो न्यूरॉन्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, वेट एंड बायस टर्म्स होते हैं, प्रोपेगेशन फंक्शन होता है, और लर्निंग रूल होता है। सबसे पहले ये कंपोनेंट का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है ना, दिस आर द क्वेश्चंस। इनपुट होते हैं, वेट्स होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। नाउ इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स वो है, एक बेसिक यूनिट है जो कि रिसीव करेगा इनपुट, और हर एक न्यूरॉन के साथ कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जो हेल्पफुल है किसी भी फंक्शन को एक्टिवेट करने के। कनेक्शन क्या बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है एक ऐसा लिंक बिटवीन द न्यूरॉन्स जो कैरी करेगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विच इज नोन एज वेट। ये जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है इसको आपको बोलते हैं वेट, टू थ्री फोर, ऐसे कुछ वेट्स होते हैं, और कुछ बायस टर्म भी हर एक के साथ एसोसिएटेड होता है। तो वो हो गया कनेक्शन। Now, this was again the question, what is weight and biased? So, it is the parameter that determine the strength and influence of connection. एक पैरामीटर है जो आपका स्ट्रेंथ बता रहा है, प्रोपेगेशन फंक्शन ये बताता है कि कैसे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है अक्रॉस ऑल द लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, एंड लर्निंग रूल बता रहा है कि जब आप इनपुट दे रहे हैं, कुछ वेट दे रहे हैं, कुछ ट्रांसफर फंक्शन दे रहे हैं, तो कैसे वो एडजस्ट कर रहा है वेट को, कैसे वो बायसनेस को चेक कर रहा है, और एवरी टाइम इट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव योर नेटवर्क। दैट इज द लर्निंग रूल। आपने कौन सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे वो क्या लर्न कर रहा है। तो ये फाइव इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। अब आप नेट में अगर आप देखेंगे तो इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेट क्या मैंने बता दिया। सो जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज वेट। सो इट इज स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन जो एडजस्ट एंड इंप्रूव आप कर सकते हैं। बायस्ड है जो एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी हम अप्लाई करते हैं। एक्टिवेशन आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आउटपुट का मतलब आइदर इट इज जीरो वन, इट इज माइनस वन, प्लस वन, डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्विच, या तो ये, नहीं तो ये। कुछ ट्रेनिंग एल्गोरिदम आप लगाएंगे, और लर्निंग मेथड को ही आप बोलते हैं डेल्टा रूल। सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, डेल्टा टूल, करेक्ट। और ये जो मैंने रेड में लिखा है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगस्त 2024 का। सी, बैक प्रोपोगेशन मेथड है जो यूज किया जाता है एरर को रिड्यूस करने के लिए। अगेन ये आपके एमसीक्यू में पूछा है। और अगर हम बात कर ले, सो ये सीक्वेंस पूछा है अगस्त 2024 में, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे हैं।
आप पहले वेट को यहाँ पे देखो, आप पहले वेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको बोलेंगे फीड फॉरवर्ड, है ना। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आपको सीक्वेंस पूछा एग्जामिनेशन में अगस्त 2024 में। आप सबसे पहले वेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर आप फीड फॉरवर्ड आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ए के बाद होगा बी। ये सारे ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड फाइनली आप क्या करते हैं, फाइनली आपका वेट अपडेट होता है, तो ये आपका लास्ट है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द लास्ट स्टेटमेंट। तो आप ऐसे कुछ कॉमन सेंस लगा के फर्स्ट एंड लास्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। सी जो मैं बोल रही थी, एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, एक की कंपोनेंट है। लर्निंग मेथड क्या है, डेल्टा रूल है। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन एआई कहाँ यूज हो रहा है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल में। और आपका आउटपुट क्या है, ये बूलियन वैल्यूज है जो कि स्विच की तरीके से हम बता सकते हैं ना। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो एटलीस्ट आप ये पढ़ के जाइएगा कैसे आप ओवर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप अंडर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। करेक्ट। और दिस इज द नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन किया था, और ऐसे मैंने वन लाइनर नोट्स बनाए थे। तो ये सजेशन होता है, आप कभी भी किसी वीडियोस को देखें या जब भी आप प्रिपरेशन करें, तो हर एक सब्जेक्ट का आपके पास इस तरीके से वन लाइनर नोट्स होने चाहिए जो आप एग्जामिनेशन के टाइम पे क्विकली रिवाइज कर सके। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो अभी भी पूछते हैं, है ना। तो वो आप इजिली लर्न कर सकते हैं ना। एआई का एग्जाम्पल आपको बताना है, सीक्वेंस में एक्चुअली अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए कौन सा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे आपने देखा री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। इमेज क्लासिफिकेशन, हैंड रिटेन, स्पैम, तो ये सबसे इजी हो जाएगा। तो इसलिए भी ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ए है, ए के बाद बी है, तो मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप सी और डी को कंपेयर करें, तो कल्युमरेशन जो ये आपका न्यूरल नेटवर्क है, इस पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। आजकल तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, डीप लर्निंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। विच इज नॉट द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी इन सोशल नेटवर्क। सो लेंथ कैलकुलेट करना, डायरेक्टेड नेटवर्क फॉलोज स्मॉल वर्ड। तो दिस विल बी आई गेस which is not the most common property, degree distribution and follows scale free। आई गेस ये होना चाहिए follows small world property, बिकॉज अगर हम सोशल नेटवर्क की बात करें तो वाइड नेटवर्क होता है जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन इज कमिंग एंड दे आर सपोज टू कम्युनिकेट ना। परसेप्ट्रॉन क्या है, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। परसेप्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये आपका एक सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। करेक्ट। परसेप्ट्रॉन, तो परसेप्ट्रॉन बेसिकली आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक पार्ट है, तो वो एक बार जरूर करना पड़ेगा। देन जस्ट ना आपने देखा कि न्यूरल नेटवर्क में वेट की एडजस्टमेंट की बात हुई थी। सो बेसिकली व्हेन वी आर यूजिंग बैक प्रोपगेशन, तो हम सिंक से हिडन नोड्स की तरफ जाते हैं, है ना, पीछे बैक की तरफ। तो ऑब्वियसली आप फॉरवर्ड तो जाएंगे नहीं, फॉरवर्ड तो आप जाएंगे नहीं, है ना। और सिंक से डायरेक्ट सोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हिडन नोड्स। आपका क्या होता है, इनपुट लेयर होता है, देन यू आर हैविंग सम हिडन नोड्स, एंड देन यू आर हैविंग आउटपुट। ऐसे आप पीछे आ रहे हैं, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बैक प्रोपगेशन। So this was a video where I have covered almost 80% of recent year of questions that has been asked in UGC NET 2023 और 2024 के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को दोबारा देख लें एग्जाम से पहले, और ये आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन यूजीसी नेट, और इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। So stay tuned for the next video. I hope this video is useful to you. So please share this video with your friends, and if you feel any difficulty in any topic, so please drop the message in the comment section.
अगेन इस वीडियो में मैंने जो कवर किया है 23 24 के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आप उनको जरूर से देख के जाएं एंड ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज कभी कभी मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो दैट इज अगेन द लास्ट मिनट रिविजन नोट्स। और जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया है, सो अगेन उसके भी मैंने लास्ट मिनट नोट्स यहाँ पे रखे हैं। जैसे फजी लॉजिक इज स्टिल पेंडिंग, देन आप देखेंगे यहाँ पे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो दैट इज अवेलेबल। तो यू कैन टेक दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। सो इन दिस वीडियो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much for watching us. If you are new to our channel, do subscribe to our channel for all the upcoming videos. Thank you.